आज हम एक बार फिर भारत की विदेश नीति के आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। कारण क्या है कि रिसेंटली 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के पास बायसरन जो पर्यटक स्थल था, वहां पे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों पर, जो वहां पे पर्यटक आए हुए थे, उन पर आक्रमण करके 26 को मौत की नींद सुला दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने सारी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। 7 मई को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के उन 9 ठिकानों पर हमला किया जहां पर आतंकवादियों को संरक्षण और वहां पर हर प्रकार की सहायता प्रदान की जाती थी। नतीजा, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया। लेकिन ये युद्ध 4 दिन ही चला। 10 मई को ट्रंप ने अनाउंसमेंट करके, ट्रंप जो कि यूएसए के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम लग गया। प्रधानमंत्री मोदी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस बात की बड़ी खुशी जाहिर की और ट्रंप का धन्यवाद किया कि उसने नरसंहार होने से, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और युद्ध जो है किसी भी हाल में कहीं भी हो, वो उसका नतीजा जो है, परिणाम जो है, वो बुरा ही होता है। ये अच्छा ही हुआ कि युद्ध को विराम लग गया। लेकिन इस युद्ध की कुछ ऐसी गतिविधियां हुई जिसने हमारी फॉरेन नीति को बदल के रख दिया। एक तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जो सैनिक सहायता और सैनिक शस्त्र दिए गए वो चाइना की तरफ से दिए गए। दूसरी तरफ तुर्की, ये वही तुर्की है जब 2023 में तुर्की और सीरिया में आपदा आई तो भारत की सरकार ने एक दोस्त प्रोग्राम चला के तुर्की और सीरिया की मदद की थी, आर्थिक और हर प्रकार से सहायता की। और उसका सिला उसने ये दिया कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उसने मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को मदद दी, ड्रोन दिए और ये युद्ध बड़ा व्यापक युद्ध बन सकता था। ये तो अच्छा हुआ कि पहले ही इस पे विराम लग गया और भारत की मदद के लिए सिर्फ इजराइल आया और किसी देश ने भारत की मदद नहीं की। वही देश जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान को उग्रवादी नेशन कह रहे थे, वो चुप मौन धारण करके बैठ गए। भारत को ऐसा लगा कोई उसके साथ नहीं है, वो अलग थलग पड़ गया है। रशिया, जिससे परचेज जो थी भारत की, हमेशा रूस से रही और रूस हमेशा भारत का समर्थक रहा, लेकिन इस बार उसने भी चुप्पी साधे रखी। उसके अपने कई कारण होंगे और उस कारण में हमारी भारत की विदेश नीति बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल थी। ऐसा लग रहा था कि भारत युद्ध जीत तो गया, लेकिन जहां पर नरेटिव वार का कंसर्न आया, नरेशन में भारत बहुत पीछे रह गया, क्योंकि ट्रंप ने अपनी जो भी क्लिपिंग की या जो भी छोटी मोटी स्पीच इस युद्ध विराम के बारे में दी, उसने पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की वायु ताकत का बहुत समर्थन किया और इस प्रकार ऐसा लगने लगा जैसे विदेश नीति में भारत पीछे रह गया। अभी ये घटना तो घटित हुई ही थी कि भारत की टिप कन्याकुमारी के पास इंडियन ओशन में एक मालदीव नामक देश है, जो सबसे छोटा देश एशिया में यही है, जिसकी जनसंख्या 6 लाख के करीब है। यहाँ पे 1200 आइलैंड हैं, लेकिन 1200 आइलैंड में सिर्फ 200 आइलैंड हैं जहां पे लोग रहते हैं, पुराने रहे हैं। अक्सर भारत के साथ इनके बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि मोहम्मद मुइज़ू, जो कि नए राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने भारत के साथ
कन्नी काट ली और वो चाइना की शरण में चले गए। भारत हर प्रकार से मालदीव की मदद करता है, क्योंकि मालदीव एक ऐसा आइलैंड है जो भारत के तट पर लगता है और भारत नहीं चाहता कि यहां पे कोई और विदेशी ताकत आकर अपना बेस या कैंप बनाए। इसलिए हर वक्त मालदीव की भारत सरकार मदद करती रही है। यहां पर जो पहली सरकार थी उसके पास 80 सैनिक हमेशा भारतीय सेना के तैनात रहते थे। इसके अलावा हंस जो भारत का हेलीकॉप्टर है वो भी सेवाएं प्रदान करता था। कभी कोई आपदा आती तो वो मालदीव के लोगों की मदद किया करता था। लेकिन इसको हर प्रकार से गलत ढंग से दर्शाया गया, ऐसे बताया गया जैसे मालदीव की इंटरनल पॉलिटिक्स में भारत दखल अंदाजी कर रहा है और मौजू जो था वो चाइना की तरफ अपना झुकाव दिखाता है और चाइना सरकार से अपने संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ तो पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, तीसरी तरफ तुर्की और यहां पे मालदीव छोटा सा एक आइलैंड, वो भी भारत को आगे दिखा रहा था। ऐसे लगता था जैसे भारत के विदेश मंत्री और विदेश नीति तो पूरी तरह से फेल हो गई है। उसके बाद आगे चले म्यांमार में, वहां पे भी बदलाव आया और वहां पर रोहिंग्यास के खिलाफ जो था वो जुल्म ढाया जा रहा था, ये भी एक चिंता का विषय था। और श्रीलंका में भी बदलाव आ रहा था। और दूसरा बांग्लादेश में शेख हसीना को 2023 में निकाला गया। शेख हसीना को निकालने के बाद वहां पे मोहम्मद यूनुस ने, जो कि नोबेल प्राइज लॉरेट है, उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है 2006 में, उनके हाथ में सत्ता आ गई। और वहां पे सत्ता आने से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होना शुरू हो गया और यूनुस सर ने भी अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चीन से मिलने चला गया। ऐसे लगने लगा कि भारत की चीन सबसे बड़ा ही दुश्मन है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेता चलूं। भारत चीन के साथ जब दोनों देश आजाद हुए, 1947 में भारत आजाद हुआ, चाइना उस समय ब्रिटिश, अमेरिका, जापान और फ्रांस, पोर्चुगीज सबसे घिरा हुआ था। और चाइना ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से पहले तो राजाओं के राज से मुक्त किया। 1911 में क्रांति लाकर उन्होंने राजतंत्र को खत्म करके डेमोक्रेटिक सेटअप करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे कम्युनिज्म का ज्यादा जोर रहा और माओ से तुंग के अधीन कम्युनिस्ट राज वहां पे स्थापित हुआ, माओ से तुंग की हुकूमत। और चियांग कई शेक, जो कि उस समय रिपब्लिक ऑफ चाइना स्थापित कर चुके थे डॉक्टर सन यत सेन के, उनको निकाल दिया गया और वो ताइवान जाकर बैठ जाते हैं। 1949 में ये इंटरनल वॉर जो है चाइना में खत्म होती है, तो हम कह सकते हैं कि चाइना 1949 में आजाद होता है, क्योंकि दोनों कॉमनवेल्थ कंट्रीज, मतलब इंग्लैंड के अधीन थे भारत और चाइना, तो आपस में दोनों एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते थे। 1949 में नेटो की स्थापना करता अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को रशिया से डर लग रहा था। वो यूएसएसआर से डर के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करता है, जिसके पहले तो कम सदस्य थे, लेकिन इस समय 32 सदस्य है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी। मतलब हर एक को, अगर कोई मेरे देश पे आक्रमण करेगा तो दूसरे देश उसकी सहायता करने के लिए आएंगे। और ये कलेक्टिव सिक्योरिटी के अगेंस्ट वो चाहते हैं, रशिया चाहता है कि नेहरू उनके ग्रुप में ज्वाइन करे और नेटो में अमेरिका चाहता है भारत ज्वाइन करे। भारत अलग रहता है और वो पंचशील का सिद्धांत लेके आती। पंचशील के मेन 5 पॉइंट थे। वो ये थे कि ना मैं आपके कंट्री में हस्तक्षेप करूं, ना आप मेरे में,
आपकी सॉवरेनिटी की मैं रिस्पेक्ट करूं, आप मेरी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करें। म्यूचुअल हेल्प अगर हम कर सकते हैं तो करें और एक दूसरे की ग्रोथ में मदद करें। और पीसफुल को एग्जिस्टेंस मेन था, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, एक दूसरे को जियो और जीने दो का नियम। और भारत चाइना दोनों आपस में एक समझौता करते हैं। 1954 अप्रैल के महीने में समझौता होता है और इसे पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। नेटो के अगेंस्ट भारत एक और नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसे नाम के नाम से जाना जाता है। नॉन अलाइंड मूवमेंट में किसी के साथ नहीं जुड़ना, ना उसके साथ रशिया ना अमेरिका, ये अपना एक सेपरेट ग्रुप बना लेते हैं। वही पंचशील के सिद्धांत, कुछ सिद्धांत इसमें और ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ये को एग्जिस्टेंस मतलब एक दूसरे की सिक्योरिटी एग्जिस्टेंस वाली बात नहीं है, लेकिन एक दूसरे की सहायता करना, मदद करना, आपदा में भी मदद करना, ऐसी जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस वाले जो प्रिंसिपल्स थे उन्हीं को अडॉप्ट करके ये नाम की स्थापना कर लेते हैं। और इस प्रकार भारत की चीन के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। लेकिन 1954 में ये समझौता हुआ और 1962 में चीन भारत पर आक्रमण कर देता है। तब से भारत के चीन के साथ संबंध जो थे वो बिगड़े हुए थे। चीनी हिंदी बाई बाई जो चौवन लाइन है, जाके जो प्रीमियर थे जो भारत आए थे, आपस में बड़ी जफियां डाली, लेकिन वो सारी उलट हो गई और एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इसके बाद जब आगे हम चलते हैं तो आज के संदर्भ में हम क्या देखते हैं, वही चाइना जो है पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है और हर कोई जानता है कि वो टेररिज्म को प्रमोट करता है, लेकिन चाइना कोई अपने इंटरेस्ट है। क्योंकि कश्मीर में, चाइना में, अगर हम कश्मीर के ऊपर के हिस्से को देखो तो हम देखते हैं कि चाइना ने बहुत सा इलाका जो है वो चाइना को दे रखा है, पाकिस्तान ने। और चाइना के बीच में से बिल्कुल मिडल से, आप मैप में पीछे देख सकते हैं, मिडल से होता हुआ हिंद महासागर से यूरोप व्यापार के लिए सड़क लेता है, रास्ता लिया हुआ है। उसके चाइना में पर्सनल इंटरेस्ट है, तो उसने तो सरेआम कहा कि मैं चीन को, पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता, ये उनकी मित्रता है, ये चली आ रही है। अब हम वापस आए अपनी विदेश नीति पे आज की, जिसके ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक पॉइंट समझा रहा हूं, यहां पे मैं छोड़ के चेंज कर रहा हूं। SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, क्योंकि अमेरिका ने बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, इसके जवाब में चाइना और रशिया ने एक तो SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और एक ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका मिलके एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। शंघाई कोऑपरेशन जो है 2001 में बनती है। इसके स्टार्टिंग के जो सदस्य हैं चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, कर्जिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ज्वाइन करते हैं, 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस। आज इसके 10 सदस्य देश हैं। ये 10 सदस्य देश हर साल पहले इनके मिनिस्टर्स मिलते हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, उसके बाद हेड ऑफ स्टेट जो प्रेसिडेंट है, हमारी मुर्मुर, वो भी प्रेसिडेंट्स में मिलेंगे, एंड देन हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट की बात आएगी तो प्राइम मिनिस्टर्स मिलेंगे। सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर मिलने गए, तारीख थी 26 अप्रैल 2025। राजनाथ सिंह इस समिट में मिलने गए, सारे डिफेंस मिनिस्टर 10 नेशंस के मिले। इसमें जब वो वहां पे बैठे तो सबसे मेन जो पहला जो ड्राफ्ट बनाया गया उसमें सब बातें कही गई, लेकिन पहलगाम की भयंकर घटना का जिक्र नहीं था, जिस पे राजनाथ सिंह ने ऑब्जेक्शन की और उसने इस मेमोरेंडम पे साइन करने से इनकार कर दिया।
नतीजा, ये जो मीटिंग थी इसकी बड़ी चर्चा हुई और चर्चा का विषय भी बनी, और चीन को एहसास हुआ कि क्योंकि जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी तो उसके मुख्य जो पॉइंट्स थे वो यही थे: सोशल सिक्योरिटी, सोशल अंडरस्टैंडिंग, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, टेररिस्ट एंड क्रुएलिटीज। मतलब जो एम लेके हम चले थे, हम तो एम से ही पीछे हट रहे थे। सो ये बात जो थी वहां पे गूंजी। अब 2020, बात मैं वापस पीछे जा रहा हूं, 2020, हम जानते हैं 2020 के करीब गलवान हाइट्स की समस्या जो थी वो उठी थी। गलवान हाइट्स में चाइना और हिंदुस्तान के जो सिपाही थे आपस में लड़ पड़े थे, और भारत के भी 30-32 जवान मरे और उधर भी इसी प्रकार नुकसान हुआ, और तब से ये मन मुटाव चल रहा था। उसके बाद कोई भी वहां पे नहीं गया, और इस समय 15 जुलाई को हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, वो कौन है, जयशंकर जी, चाइना जाते हैं और वहां जाके जी जिनपिंग से मिलते हैं, और वहां पे उनके साथ मिलने के बाद वहां पे मिनिस्टर से भी मिलते हैं, ज़ैनयू से भी मिलते हैं। ये जो मीटिंग्स है ये साफ बताती हैं, जो पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं और वैसे भी जो मुझे सुन रहे हैं, ये याद रखना, इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्सनल रिलेशंस नहीं देखे जाते। मोदी मोदी, ट्रंप ट्रंप फ्रेंडशिप, वो कहां गई फ्रेंडशिप? पता ना, जब मोदी जी ट्रंप के जीतने के बाद इस बार जब उसको मिलने गए तो ट्रंप का रवैया ही अलग था। ट्रंप अपने इंटरेस्ट देख रहा था, उसने जैसे जो हो सकता था मोदी जी से उस तरह से बिहेवियर किया, और ऐसे लगता था यहां पे भी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में फेल हो रहे लगते हैं। वो ट्रंप के सम पहले तो जयशंकर जी भी जब उनके साथ मिलने के लिए गए उन्होंने उनको टाइम नहीं दिया था, और मोदी जी के साथ भी उनका व्यवहार बड़ा रूखा था, और जब वो मिले तो उन्होंने टैरिफ की बात की कि भारत अमेरिकन गुड्स के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है और मैं ऐसे नहीं देखूंगा, ये ठीक किया जाएगा, ऐसे ऐसे उसने बातें की। और जब वो प्राइम मिनिस्टर वापस आए तो साथ में ही 3 खेप भेज दी, जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो भारत के वहां पे स्ट्रक अप थे उनको हाथ पैर बांध के जहाज में वापस भेज दिया। याद होगा वो कि सब जान के मैं छेड़ रहा था, वापस आए। सो फॉरेन पॉलिसीज में ये फ्रेंडशिप, ट्रंप मोदी फ्रेंडशिप, ये नहीं देखी जाती, इंटरेस्ट देखे जाते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल आज सिनेरियो चेंज हो रहा है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने सारे यूरोप में और एशिया में खलबली मचा दी है। हमारे लिए ना तो अमेरिका इतना अच्छा है ना चाइना, लेकिन अमेरिका इसलिए अच्छा है कि हम जब उससे व्यापार करते हैं तो हम प्रॉफिट में हैं। चाइना के साथ जो हमारा व्यापार है, चाइना के साथ व्यापार में हमारा प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है। अब जब ट्रंप ने जोर से कहा कि मैं टैरिफ लगाने जा रहा हूं, ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर भी मैं टैरिफ लगाने जा रहा हूं। ब्रिक्स कौन कौन सी है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सबके ऊपर मैं टैक्स लगाने जा रहा हूं। उसने तो G7 को नहीं छोड़ा, उसने कनाडा को चैलेंज कर दिया, और रशिया को उसने कहा कि यूक्रेन से युद्ध खत्म करने तो मैं और रिस्ट्रिक्शंस, इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन तेरे पे इंपोज करने जा रहा हूं। ये सारे सिनेरियो के बाद उसने चाइना को थ्रेटन किया। अब चाइना को जब वो थ्रेट कर रहा है तो चाइना क्या करता है? रेयर मिनरल मेटल जो है, जो मैग्नेट है, चाइना जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर वर्ल्ड ओवर में है रेयर अर्थ मैग्नेट। ये इसके पास कह सकते हो एक घुंडी है जिसको वो यूज करता है अमेरिका के खिलाफ। हम अगर पहले देखें तो मस्क जो था वो हमेशा ट्रंप को यही कह रहा था, चाइना से संबंध मत बिगाड़ो, चाइना के साथ अगर संबंध बिगाड़ोगे तो वो हमें कंडक्टर्स, आपको पता होगा, बड़ी ऐसी चीजें हैं वो रोक लेगा और हमारी चीजों का मोल जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास हर प्रकार का जो
हम चीजें प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे व्हीकल्स हो, चाहे वो वैन्स हो, उनके लिए हमें जो स्पेयर पार्ट्स बहुत से जो चाहिए वो चाइना से आते हैं। तो ऐसे रेयर अर्थ मैग्नेट जो है दैट इज विद चाइना ओनली। तो नतीजा क्या हुआ, चाइना ने वो रोक दिया। उसने रोका तो इंडिया की प्रॉब्लम आ गई, इंडिया की इंडस्ट्री में फर्क पड़ गया और इंडियन इंडस्ट्रीज वाले जो हैं वो बोलने लगे। जयशंकर जी का जाने का एक ये भी कारण था कि वो चाइना की तरफ जाते हैं और वो चाइना से जब मिलते हैं तो वो बातें करते हैं, वो कहते हैं, चाइना से कहते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट शुड बी देयर, म्यूचुअल इंटरेस्ट शुड बी देयर एंड म्यूचुअल सेंसिटिविटी शुड बी ऑब्जर्व्ड when two countries meet, but restrictive trade measures and roadblocks should be avoided। जयशंकर अपनी स्पीच में बड़ी क्लियरली बोलते हैं ये क्या है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड मेजर्स, यही जो रेयर मैग्नेट जो है वो बंद कर देते हैं सेल और जो कंडक्टर जो है वो दे नहीं रहे, एंड रोड ब्लॉक्स, ये जो व्यापार में रोड ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं इनको मत करो, क्योंकि इससे हमारी जो व्यापार की नीतियां हैं वो सक्सेसफुल नहीं होंगी। आगे क्या कहते हैं जयशंकर जी, देयर शुड बी कंपटीशन, अ हेल्दी कंपटीशन। मेरा पॉइंट समझो ना, हेल्दी कंपटीशन। और मोदी जी भी अपनी स्पीच में अभी परसों वो जो दे रहे थे स्पीच, उसमें भी वो यही कह रहे थे कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन शुड बी इन द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन ओनली एंड नॉट टू किल द ओपोनेंट बट टू प्रमोट योर इंटरेस्ट एंड नॉट टू obstruct in the promotion of the others. So this is the whole scenario. सो वर्ल्ड ऑर्डर में जहां हमें लगता था कि चाइना के साथ तो हम अब बात ही नहीं करेंगे, चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया, चाइना के कारण हमारे ऊपर इतने अटैक हुए, इतने ड्रोन्स अटैक किए गए, मिसाइल्स पैदा की गई, तो क्या चाइना के साथ अब हम अपने जो संबंध है वो बिगाड़ लेंगे? नहीं। अभी फिर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स में चेंज आ रहे हैं। इस समय एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया, वी आर थ्रेटन्ड बाय टैरिफ पॉलिसी ऑफ ट्रंप। उसकी पॉलिसी ने इतना थ्रेटन कर दिया है कि इस माल बेचना किसे है, एवरीबडी इज लुकिंग टू वन अनदर। जब जयशंकर मिलने गए तो उससे पहले थे ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर आके बैठे हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़, और उसके बाद ब्राजील के लूला डिसूजा। मैं लूला डिसूजा के बारे में एक बात बताता चलूं, ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस होनी थी, ब्रिक्स की मीटिंग में पुतिन जी ने भी आना था और जी जिनपिंग ने भी आना था, चाइना के प्रीमियर ने भी आना था। लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तो ये दोनों नदारत, ये नहीं आए। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि लूला डिसूजा ने मोदी जी को डिनर पे इनवाइट किया और किसी को नहीं किया, एंड चाइना फेल्ट इंसल्टेड। वो खुद नहीं गया और पुतिन को ये डर था कहीं वो गया तो उसको कहीं यूएन रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, उसको किडनैपर बताया हुआ है, कहीं अरेस्ट ही ना कर ले सिक्योरिटी, तो इसलिए वो नहीं आते, क्योंकि मीटिंग ब्राजील में हो रही थी। चलो वापस आते हैं। तो ये जो सिनेरियो है वही भारत, जिसको चारों तरफ से ऐसे लगता था छोटी छोटी कंट्री मालदीव जैसी धमकी दे रही है, चाइना के साथ जा रहा हूं, जा तू जो करना अपनी फौजें यहां से निकाल। वही मालदीव 25 जुलाई को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है और उसमें गेस्ट किसे बुलाता है? नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। मोदी जी गोज ओवर देयर और वो 2 दिन की स्टेट विजिट पे वहां पे जाते हैं। और जो सारा सिनेरियो चेंज इसलिए है कि ये जो मालदीव था ये चला गया चाइना की शरण में, इंडिया को कह दिया इंडिया आउट। अब इंडिया कौन सा इंडिया आउट? इसकी मालदीव की मैं छोटी सी हिस्ट्री यहां पे 2 मिनट में बताना चाहता हूं कि ये 2500 साल पुराना ये आइलैंड है। यहां पर सबसे पहले बौद्ध लोग आके भारत से, फिर श्रीलंका से, फिर कुछ लोग अरब और कुछ अफ्रीका के आके इसमें बस गए। इस जगह को इन्होंने बसाया
लेकिन जब अरब्स आए तो आपको पता ही है, मुस्लिम जब आते हैं तो वो सारी कन्वर्शन कर देते हैं। सारा जो आइलैंड है ये मालदीव, आज ये मुस्लिम सुन्नी आइलैंड है। इसकी कैपिटल माले है। इसकी कैपिटल माले है। इसकी कैपिटल माले है और इसकी लैंग्वेज जो है दिवाले। और यहां पे इंग्लिश भी बोली जाती है। वैसे तो सिन्हालीज भी थी लेकिन अब बहुत कम है, जैसे तमिल और श्रीलंकन की जो लैंग्वेज थी, और हिंदी भी थी लेकिन अब नहीं, अब बहुत कम है। 98% पॉपुलेशन टोटली मुस्लिम है। यहां पे पोर्चुगीज आए, पोर्चुगीज के बाद डच, और डच के बाद ब्रिटिशर्स ने 1886 में से अपनी कॉलोनी बना लिया। इसको 1965 में उन्होंने आजाद कर दिया। ये इंडिपेंडेंट कंट्री है। 1965 में आजाद होता है। वैसे तो सुल्तान था यहाँ पे शासक, बाद में जब इनको आजादी मिली तो इन्होंने डेमोक्रेटिक, इसे रिपब्लिक ऑफ मालदीव डिक्लेयर कर दिया। और इस समय मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। और ये जो कंट्री है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वही विदेश नीति, मैं खुद कह रहा हूं आपसे, मेरे को भी ऐसा लगता था कि जयशंकर जो है अपनी विदेश नीति में फेल हो रहे हैं, क्योंकि जब इंडिया के ऊपर पाकिस्तान आक्रमण करता है, चाइना आ जाता है, टर्की आ जाता है, तो बहुत हो हल्ला होता है भारत में कि भारत की विदेश नीति कर क्या रही है। वो अमेरिका, वो ट्रंप, कहां गई वो फ्रेंडशिप सारी। ट्रंप बार बार कह रहा था कि मैंने सीज फायर कराया, भारत मानने को तैयार नहीं था। लेकिन मोदी जी ने एक बार भी इस बात का इनकार नहीं किया। इनकार कब करते हैं? जब G7 में वो जाते हैं और G7 में उनको इनवाइट किया जाता है, ट्रंप वहां से निकल जाते हैं, पहले दिन ही वापस चले जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस में वो मुनीर खान को बुलाते हैं, जो वहां के पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर जो हैं, उनको वो लंच पे अमेरिका बुलाता है और टेलीफोन करके प्रधानमंत्री मोदी से कहते हैं कि आप भी आ जाओ, मेरे साथ लंच कर लो। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी मना कर देते। 35 मिनट की टेलीफोन टॉक होती है और बाद में हमें बताया जाता है कि मोदी जी ने कह दिया था कि ट्रंप जी, आपने जो कहा कि मैंने सीज फायर करवाया, ये गलत बात थी, हमने कभी सीज फायर के लिए नहीं कहा था। ये इतनी देर के बाद अगर वो बात मोदी जी ने कही भी कि ट्रंप जी आपने जो कहा गलत कहा, हम ये कह रहे हैं कि ये युद्ध हम जीते, हम ये युद्ध जीते होंगे, लेकिन अगर हम नरेशन में देखें, नरेटिव युद्ध हम हार गए थे। और ऐसा प्रतीत हुआ, चारों तरफ ऐसा लगा जैसे भारत को मुंह की खानी पड़ी। 5 इनके नेट जो थे वो भी तबाह हो गए। ऐसी ऐसी बातें उभर के आई और हमारी जीत को हार में दर्शा दिया गया। और यही हमारी, ऐसा लगता था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत कमजोर पड़ गई है। फिर मोदी जी ने एक डेलीगेशन बनाया जो यूरोपियन जो नेशंस हैं इनके पास जाके गया और उनको फ्रांस, इंग्लैंड, इन कंट्रीज के जो सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य थे, उनको ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरह पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है और आप टेररिस्ट कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इस डेलीगेशन में ऑपोजिशन का एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हुआ, वो थे शशि थरूर। और इसका नाम मैं इसलिए यहां पे बता रहा हूं कि बाद में बात यह उड़ने लगी कि जयशंकर के बदले शशि थरूर को फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनाया जा सकता है। मैं यहां पे इस बात के लिए कह रहा हूं कि इस समय AI जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी ऐसी खबरें रोज पढ़ने को मिलती हैं जिन पे पहले एक घड़ी तो विश्वास नहीं होता, लेकिन कई बार हम विश्वास कर भी जाते हैं। तो बेटर ये होगा, ये जितने भी पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं जरूर नेट को देखो, लेकिन जितनी भी न्यूज आप देखो उसको काउंटर चेक जरूर कर लो। और आज के दिन में वही न्यूज़पेपर्स जो कल बेकार से लगते थे, आज उनकी जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि न्यूज़पेपर एग्जैक्ट न्यूज आपको बताता है। ये जो नेटवर्क है इसमें बहुत सी फेक खबरें आने लग पड़ी। मेरा ये सारा जो लेक्चर था आज का,
वो ये बताने का था कि भारत अपनी विदेश नीति को दोबारा सेटल करने में कामयाब हुआ और इसी प्रकार उसने अपने खिलाफ उठ रही आवाजें उनको शांत किया। आज चाइना के साथ भारत ने एक बार दोबारा मित्रता का हाथ बढ़ाया है। इसमें क्रिटिसिज्म बड़ा उठता है, भाई पाकिस्तान, चाइना के पास कितनी भारत की टेरिटरी है, उसने ये भी गलवान हाइट ले ली, ये ले लिया, स्किन का एरिया ले लिया। ये 62 में जो लिया उसके बाद थोड़ा बहुत जो उनकी आपस में स्कर्मिश हुई वो चल रही थी, लेकिन उसके बाद हमारी सरकार का यही कहना कि हमने कोई टेरिटरी चाइना को नहीं दी। और ये इसलिए भी है क्योंकि हमारी लाइन ऑफ डिफेंस जो है, आपस में बाउंड्री लाइंस जो है, वो प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है। और वहां पे क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर, साबका प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा था कि क्योंकि वहां पे बर्फ इतनी है ऊपर के हिमालय एरिया के ऊपर, वहां पे डिमार्केशन करना भी संभव नहीं है। हमारी जो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में विदेश नीति, खास तौर पर चाइना के साथ, चाइना के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद मालदीव, मालदीव के बाद हमने म्यांमार को डिस्कस किया। और जिस प्रकार से ये सिनेरियो बदल रहा है, वो दिन दूर नहीं कि हम दोबारा पाकिस्तान के साथ भी डायलॉग शुरू करें, क्योंकि युद्ध में कुछ नहीं पड़ा और अंत में जो हालात बनते जा रहे हैं सारे एशिया में और यूरोपियन कंट्रीज में, बिकॉज ऑफ द अमेरिकन टैरिफ पॉलिसी, द होल countries, the developing countries, those who are looking towards America, they feel that they are now being ignored and so much tariff is being imposed on them. They have no other alternative but to look at one another for mutual understanding and cooperation. So the meeting of SCO, that is Shanghai Cooperation Organization, is very fruitful because now the heads of the governments will meet and then heads of the states will meet. These meetings, क्योंकि पहले तो मिनिस्टर्स जाके मिलते हैं, वो सारा खाका तैयार कर देते हैं, भाई क्या क्या हमने समझौते करने हैं, क्या क्या हमारी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, और उसके बाद जब हेड्स ऑफ स्टेट जाएंगे तो वो साइन करके एक दूसरे का सारा काम कर देंगे। I hope you must have liked this lecture because it is a little bit elaborative and explaining so many things, ins and out of Indian foreign policy. I hope you liked it. Thank you so much.